अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मुबशर लुकमान साहब बैरून मुल्क सफ़र पर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मुझे प्रोग्राम की मेज़बानी सौंपी गई है। मैं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो मईशत है वो इस वक्त एक सवालिया निशान बनी हुई है। डॉलर ने आज जो उड़ान भरी है उसको सभी देखते रहे। 255 रुपये का ये डॉलर हो चुका है इंटर बैंक में, जबकि ओपन मार्केट में इसकी कीमत क्या है इसका अंदाज़ा लगाना अब भी मुश्किल है। मईशत का ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ये जो तजर्बेकार इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, ये जो निज़ाम है, जिनके ये दावे हैं कि इससे पहले उन्होंने इस मुल्क को संभाला, मईशत को बचाया, अब वो इस मईशत को किस तरह बचाएंगे, क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। IMF ने 9th रिव्यू के लिए स्केड्यूल कर दी है अपनी मीटिंग। 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर होगा। ये तो हैं माशी चैलेंजेस, लेकिन इनके बीच सर उठाता जो सियासी तूफ़ान है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन 1.5 माह से हुकूमत खामोश है। हुकूमत क्यों खामोश है और ये सियासी क़ुव्वतें आपस में बातचीत के लिए आखिरकार राज़ी क्यों नहीं होती? इन्हें हमेशा किसी गारंटी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इस सब पर भी बात करेंगे। PDM की भी मुलाकातें हो रही हैं ज़ोरों शोर से। अमरीका कहता है कि रूस से तेल ख़रीदा जा सकता है, रूस अलबत्ता कहता है कि मार्च से पहले तेल नहीं आएगा। तो ये सारा सिलसिला आखिर जाएगा कहाँ? एक आम आदमी, एक आम शहरी, गरीब इस माहौल में, इन हालात में आखिरकार ज़िंदा कैसे रहे, उसका एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। और वो ये सवाल सबसे पूछना चाहता है उन लोगों से जो कि हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर रहनुमा हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आपकी तरफ आते हुए राना साहब, ये जो मईशत है, आप तो बड़े तजर्बेकार लोग थे, आपने इस मुल्क की मईशत को पहले भी चलाया, बचाया, संभाला, अब क्यों नहीं हो रहा आपसे? देखें जी, बात ये है, ये तो बात सबको मालूम है कि क्या इसका पस मंज़र क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। हमारे से पहली जो हुकूमत थी उसने जब एक एग्रीमेंट किया जिसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने सिग्नेचर किए सारी गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फिर उन्होंने उस एग्रीमेंट को बिट्रे किया। ये सारी उसकी सज़ा मिल रही है हमें। अब जो चीज़ों में ये एग्रीवेशन हुई है सारे इश्यूज़ में, उसको संभाला जा रहा है। आज जो आप कहते हैं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो अब आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आएगा। इसकी असल जगह 255 है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता आएगा अपनी जगह पे। अच्छा, आपकी बेकरारी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बात यह है कि जब तक हम IMF के साथ इस प्रोग्राम में ना जाते, ये IMF की तरफ आपको मिफ्ता साहब लेकर तो चले गए थे, उस मुआहदे को फिर दोबारा इसहाक डार साहब ने मोल्ड कर दिया, उसको बिट्रे कर दिया। ठीक है, एक एफर्ट थी ना जी, एक एफर्ट थी, लेकिन एफर्ट अगर वो कामयाब नहीं हो सकी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे गिव अप कर दिया जाए। और अब ये हुआ है, अब साथ साथ और भी सारे एफर्ट्स हो रही हैं। आपने रशिया के साथ मुआहदे की बात सुनी भी है, हुई भी है, और इंशाल्लाह ये भी उसको बिलावल साहब कहते हैं वो ट्रक की बत्ती है। फिर मार्च को नहीं, वो पुरानी बात है, आपने उन्होंने कहा उनका तो अपना रोल है सारी चीज़ों में, तो इसलिए वो तो बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। आपका इमेज लिफ्टिंग में बिलावल ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। जो आपको इतना रिलीफ पैकेज मिले हैं बाहर दुनिया में, पाकिस्तान के ऊपर तो ये था कि दिस इज इट्स अ विक्टिम ऑफ टोटल एस्ट्रेंजमेंट इन द वर्ल्ड ओवर। हम तो आइसोलेशन का शिकार हो चुके थे, लेकिन आपने देखा किस तरह बढ़ बढ़ के लोगों ने कोऑपरेशन भी किया। अब आप सऊदीया का, अमेरिका का और मुल्कों का, UAE का, सबका कोऑपरेशन है। जो आप समझते हैं कि ये जो स्पाइरल आएगा महंगाई का, और उसमें कुछ ऐसे पैचेस भी हैं जैसे डेफर्ड पेमेंट है सऊदी अरब के, जो भी हमारे सबसे बड़ी जो इंपोर्ट बिल होता है वो पेट्रोल का होता है, उसमें रिलैक्सेशन हो रही है। इसमें ये वक्ती तौर पे ये 2-4 महीने जो है इसमें चीज़ें सेटल होती जाएंगी इंशाल्लाह। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ तो है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई मैदान छोड़ के भाग जाए। वी विल फाइट बैक और इंशाल्लाह वी विल गेट ओवर दिस सिचुएशन। चलें, मैदान में आप आए क्यों थे इस पर भी आगे चल के बात करते हैं। मैं जनरल साहब को एंगेज करता हूँ। जनरल साहब, ये कहाँ आ गए? और उनको उन्हीं को दे देते जो पहले बर्बादी कर रहे थे। वो तो मुल्क को डिफॉल्ट करके सारे नहीं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत क्यों तस्लीम की?
देखें वो एक अलग बात है, वो एक एनालिसिस की बात है, अपनी अपनी पीडीएम है ये सारी, यानी जिसे मैं तो कहता हूँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। वो जो पार्टीज डिसेंट रखती थी वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं, वो मुल्क को स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। हमारी बेकरारी एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है, लेकिन लेट्स वेट, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान ना हो, ये क्राइसिस आ जाते हैं कौमों की जिंदगी आम में रेडी वाला इस वक्त जब परेशान इस है। तरह की, जब इतना ज्यादा हुकूमत जैसी थी आपने देखी है, हाँ। जो उनके सूरत हाल थे, जो उनकी गुफ्तगू है, जो उनके आइडियाज हैं, सर जो लोगों को तो उनकी ये पता है ना कि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक पेट्रोल अप्रोच पे है। 10 रुपए की सब्सिडी दी, बिजली पर सब्सिडी आप दिए गए मेरी थे। बात नहीं, सब्सिडी देने का फिर आपने नतीजा देखा डॉलर ना, क्या 182 का था। निकला? ना नहीं, आपने क्या नतीजा देखा? पहले डॉलर 105 से क्यों ऊपर गया था 182 तक, वो क्यों नहीं उन्होंने चेक किया? ये भी तो देखना था ना उन्होंने। तो एक तरह से आपको याद है, ये 24 की बात कर रहे हैं, एक ही रात में $20 जो है बढ़ गया था वहां कराची में और सारी मार्केट में। जब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, उसने कहा मुझे तो पता नहीं, मैंने टीवी से मुझे पता चला है। ये तो उनकी कॉम्पिटेंस थी अपनी हुकूमत को चलाने की, ऐसी नहीं बात। बात सिर्फ ये है कि एक जो पांव उखड़ा है उनकी वजह से, अब वो जम जाएगा। आप देखें कितना कोऑपरेशन हर तरफ से आ रहा है और कितने लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और रिलीफ भी आएगा। इंशाल्लाह थिंग्स विल बी सेटलिंग। तो आप इतना फिक्र ना करें। फिक्र क्यों ना करें साहब, आप तो बड़ी तसल्ली से कह रहे हैं। आप फिक्र करने से काम चलेगा, आप फाइट बैक करने से काम चलेगा। फाइट बैक का क्या मंसूबा है? चले मैं आपकी तरफ आता हूँ। शाह खावर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिरा कानून है। जनरल साहब, ये जो इक़दामात हैं, आप इस पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब। लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती। वो कहते हैं जी हमें आटा सस्ता मिल रहा था, दालें सस्ती थी, डॉलर 182 पे था। आज जो कुछ हो रहा है वो पूछते हैं कि आपके इस इत्तेहाद का हमें क्या फ़ायदा? इससे तो आप लोग ही अपने केसेस नैब तरामीम हो गई, रेफरेंसेस वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं आप फ़ायदा ले रहे हैं, आवाम का तो खून चूस लिया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब, आप मेहरबानी करके इस मामले को उस दिन से शुरू ना करें जिस दिन से पीडीएम गवर्नमेंट में आई है। आप 2018 से शुरू कीजिए और देख लीजिए कि उस वक्त डॉलर की क्या हिसाब किताब थी, इकॉनमी की क्या कंडीशन थी, रिजर्व हमारे कितने थे, मुल्की हालात कैसे थे। और उसके बाद फिर जिस वक्त ये हुकूमत आई पीटीआई की, और वो फिर 3 साल और 8 माह हुकूमत में रहे, वहां पर स्लाइड डाउन शुरू हो गया, नीचे की तरफ जाना जाना जाना, यहाँ तक कि कुएं तक वो पहुंच चुके थे, उसके तलवे तक पहुंच चुके थे। और फिर एक सिचुएशन ऐसे पैदा हो गई थी कि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। टोटल रिजेक्शन उनकी आई थी। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही बात आम खास की जा रही थी कि रेडी वाला, फलाना वाला, गरीब मजदूर, उसकी भी कौन सी चीजें बाहर हो चुकी थी। बुनियादी तौर पर उन्होंने जो बजाय इसके कि इकॉनमी को वहां से आगे चला लेते जहां पर पीएमएलएन ने छोड़ा था, इन्होंने उसको रिजेक्ट करके अपनी एक डायरेक्शन उन्होंने देने की कोशिश की। जनरल साहब, नून ने 13 में मामलात को संभाला, उसने बोला हमसे पहले वाली हुकूमत ने ये कर दिया। खान साहब 18 में, उन्होंने बोला नून लीग ने ये कर दिया। मामलात को फिर 2008 से शुरू कर लेते हैं ताकि फिर सब जो है वो बराबरी से जवाब दे लें। मेरे भाई, अगर आप नाराज ना हो जाएं, नहीं जनरल साहब, ये जो क्या कहते हैं टॉक शो में पार्टिसिपेंट्स रहे, आप मेहरबानी करके एक एंकर रहे, हमारी बात को मुकम्मल सुने। ये आपस में लड़ना हम लोगों का काम है। नहीं, बिल्कुल लड़ाना मेरा मकसद भी नहीं है। मैं चाहता हूं आप अपनी बात पूरी करें। तो आप जरा बात सुनने की कोशिश करें। इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि आईएमएफ के पास अगर जाना है तो खुदकुशी है। अगर तेल की कीमत इतने से इस वक्त 74 से ऊपर हो गया है, दाओगे बाएं, आप समझ लेना प्राइम मिनिस्टर करप्ट है, फिलहाल ये हो गया तो ये है, वो बेशुमार। फिर साल सवा साल उन्होंने रोके रखा, आईएमएफ के पास नहीं गए और चीजें वहीं से खराब शुरू हो गई जब आप बहुत लेट गए और आपने टारगेट दिए थे। अगर आपको याद है, इमरान खान साहब ने कहा था 100 दिन के बाद ये चीजें होंगी, महंगाई कंट्रोल होगा, फलाना ये होगा, फलाना ये होगा। ये चीजें हम हासिल कर चुके होंगे। उसके बाद 6 महीने के उसने टारगेट दिए थे कि ये होगा। जब साल बाद गए, आईएमएफ को, पूरी दुनिया को पता चला उनकी अहलियत का, बजाय वो टारगेट हासिल करने के हर चीज नेगेटिव साइड पे जा रही थी। उस वक्त टफ कंडीशनलिटीज आईएमएफ ने लगा दिया इस मुल्क के ऊपर और उसके बाद फिर संभलने नहीं पाए। हम लोग जब आए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे 1-2 ज़िमनी सवालात कर लूं। देखें, आपने कहा कि आईएमएफ के पास आप लेट गए,
ये जो हुकूमत है इसको पता था कि आइंदा आने वाले दिनों के चैलेंजेस क्या हैं? बार बार जो मुआशी माहिरीन हैं, न्यूट्रल मुआशी माहिरीन, वो कहते रहे कि मुश्किल फैसले कर लें, फिर आपने मुश्किल फैसले क्यों नहीं किए? खान साहब अगर लेट गए तो आप भी तो मुश्किल फैसले करने में ताखीर कर रहे हैं। अरे भाई आप सब्र तो करें ना, मैं उस पर आ रहा हूँ। हर एक का अपना तरीका होता है आर्गुमेंट करने का, चीज को पेश करने का। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें एक बिल्डिंग ऑलरेडी वो जो ना उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका था, उसकी फिनिशिंग की कार्रवाई पे वो हमें मिली। अच्छा। और वो टेढ़े पेढ़ी दीवारें थी, उसको सीधा करना कोई आसान काम नहीं था। आप ये आर्गुमेंट जरूर कर सकते हैं कि जब हमने देखा कि इतनी खराब थी हालत तो हुकूमत में क्यों आए, इलेक्शन पे क्यों नहीं गए, वगैरह वगैरह। ये वो बातें हैं जिसका हमारे काबरीन जवाब दे सकते हैं। हम उन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं थे और हमारी असेसमेंट जरूरी नहीं है कि जो असेसमेंट मैं करूं, एनालिसिस मैं करूं, वो सही हो। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसके बुनियाद में बात नहीं कर सकता हूं। बात यह है कि अभी जो IMF वाली कार्रवाई आई, एक हमारे मिनिस्टर थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर, और वो IMF के पास जा रहे थे, सब कार्रवाई हो रही थी। दरमियान में महसूस किया गया कि प्रॉब्लली वो सही नहीं सोच रहे हैं, ये चेंज आ गया, माना गया है बात, गलतियां हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। सोचा इस्लामाबाद में गया या लंदन में जनरल साहब? जी, ये सोच जो थी इसने जन्म लंदन में लिया या इस्लामाबाद में लिया कि मिफ्ता साहब सही काम नहीं कर रहे? नहीं, मिफ्ता साहब के काम करने न करने का ये बुनियादी तौर पर टेक्निकल लोग हैं। मिफ्ता साहब वर्सेस डार साहब, उनकी सोच थी, वो समझते इस मामले को। अगर मुझे आप इन्वॉल्व करेंगे टेक्निकलिटीज में, मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना वो जानता है। जो चीजें वो कह सकते हैं वो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो अंदर की बातें मुझे उस तरह से पता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आज इस सोच पे हम पहुंचे हैं कि IMF के पास जाना चाहिए था। ये जो डिले की गई, ये दरमियान में ये जो 3-4 महीने में सितंबर के बाद जो कार्रवाई हुई, और लोगों ने मान लिया कि ठीक है वो सही नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह राणा साहब ने कहा, मामला ये है कि फाइट बैक करने की है, बजाय इसके एक मैदान को छोड़ के भागा जाए। भागने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं। IMF वाले भी आ रहे हैं, पूरी दुनिया से पॉजिटिव रिस्पांस आ रही है। आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं जो आपको पैसे देते रहे, रेस्क्यू आउट करते रहे, वही UAE की तरफ से आपने कल देखा क्या कार्रवाई थी। सऊदी अरब बिल्कुल पॉजिटिव है, चाइना की तरफ से पॉजिटिव है, लेकिन उसने कहा है कि फिर हम आइंदा अगर जब पैसे देंगे ना तो फिर साथ में कागजात देंगे कि ये इस पे साइन करें, ये रिफॉर्म्स हैं, ये करेंगे तो हम पैसे देंगे। एक मिनट भाई, ये रिफॉर्म्स की बात आ रही है। अमेरिका बार बार जो है उनकी तरफ से डेली स्टेटमेंट्स आ रहा है कि जी पाकिस्तान के इकोनॉमी को इस तरह से। और फिर दूसरी बात, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की अचीवमेंट्स, माशाल्लाह जो कुछ उन्होंने कहा, ये वेदर से रिलेटेड वो जो कार्रवाई अचीवमेंट की वहां पर, और जो आपके लिए $10.5 अरब के डॉलर की वो जो एड का उन्होंने कमिटमेंट लाया, अभी भी जो आप पर गए और वहां पर अगेन पॉजिटिव जो है ना उसके सिग्नल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है माशाल्लाह। चीजें इतनी खराब नहीं है जितना आप लोग पेश करने की कोशिश करते हो या जो अपोजिशन वाले करते हैं। अगर गिला है तो ये है कि मुल्क को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा कौम को यकजा होके उसको फेस करना चाहिए। कौम यकजा होके तो सवाल कर रही है कि ये प्रॉब्लम आया क्यों, आपसे भी और खान साहब से भी। देखे ना, हो जाते हैं ना, उनसे भी ये कह देना बड़ा आसान है जनरल साहब, के हो जाते हैं, हो गया, गलती हो गई। देखें, इस मुल्क में मैं इस बात के ऊपर तैयार नहीं हूं ये मानने के लिए कि इस मुल्क में कोई मुल्क से वफादार नहीं है, कोई गद्दार है। सारे इस मुल्क के वफादार शहरी हैं। हर एक चाहता है कि ये मुल्क आगे चला जाए, ये मुल्क इतनी तरक्की कर ले कि लोग उनके दौर को कोट करें, कार्रवाई करें। आर्टिकल 6 की भी आज मलिक अहमद खान साहब बातें कर रहे थे, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। शाह खावर साहब हमारे साथ हैं। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है सेनेटर साहब की भी और जनरल साहब की भी। मुश्किल हो गया लोगों के लिए आटा ख़रीदना, रोटी ख़रीदना, गुजारा करना, और ऐसे में एक मुतालबा है, खान साहब बार बार कर रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, असेंबलियाँ तहरील हो गई, इंतखाबात वक्त पर होते नजर आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि आइन जो है वो तो बड़ा क्लियर है इस बारे में कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जब तहलील कर दी जाए, वज़ीर आज़म अगर एडवाइस करें कौमी असम्बली की तहलील की और वज़ीर आला सूबाई असम्बली की, तो वो तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स आती हैं 90 दिन के लिए, फिर वो इंतखाबात कराने की पाबंद है और इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है आईनी तौर पर इंतखाबात करवाने का उस मुद्दत में। तो एज सच तो मुझे कोई ऐसी प्रोविजन नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ कुछ ऐसी गुफ्तगू हो रही है या ऐसी डिस्कशंस हो रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट वो शायद नई मरदमशुमारी कराना चाह रही है, और नई मरदमशुमारी के नतीजे में जो हल्का बंदियां तो, लेकिन मैं इसको नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तो अभी हमारे पेश नजर सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हैं। अगर आप आइन का आर्टिकल देखें तो सूबाई असेंबली के
जो एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो तो बिल्कुल मुकर्रर है उसमें। लेकिन अगर हम कौमी असम्बली को देखें, आर्टिकल 51 को, और उसका सब आर्टिकल 5 अगर देखें, तो वो ये कहता है कि सूबों में और वफाकी दारुल हुकूमत में जो एलोकेशन होगी नेशनल असम्बली की सीटों की, वो आबादी के हिसाब से, आबादी के तनासब से होगी, और आबादी के का जो तनासब है उसका तयन जो है वो मरदमशुमारी से किया जाएगा। और जो भी इलेक्शन होंगे वो आखिरी मरदमशुमारी जो नोटिफाइड होगी, गजट नोटिफाइड, उसके तहत होंगे। लेकिन उसके आगे फिर एक प्रोवाइजो भी है, वो ये चूंकि सब आर्टिकल 5 जो है वो आर्टिकल 51 का, उसमें तरमीम आई थी 2017 में, और उसमें फिर ये दर्ज किया गया है कि जो 2018 के जो इलेक्शन होंगे वो 2017 की जो प्रोविजनल जो मरदमशुमारी है जो नोटिफाई हो चुकी है उसके तहत होंगे। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत नई मरदमशुमारी कराना भी चाहती है तो एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज होगी। लेकिन सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराना, जो कि असम्बलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर, वो तो मैंडेट है आइन का कि उसको तो के मुताबिक अच्छा नहीं इलेक्शन कमीशन शाह खबर साहब, टेकर गवर्नमेंट इसमें ज़रा मेरी मालूमात के लिए और देखने वालों की मालूमात के लिए एक्सप्लेन करें। आप ये कह रहे हैं कि 51(5) के अकॉर्डिंग जो आबादी का तनासुब बदलेगा उसके हिसाब से कौमी असम्बली में नुमाइंदगी बढ़ेगी सूबों की, लेकिन उस आबादी का जो फ़र्क है वो सूबाई असम्बली में मजीद सीट्स नहीं क्रिएट की जाएंगी, उस पर कैप है? हाँ, उसमें देखिए वो जो अगर सूबाई असम्बली की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कौमी असम्बली की जो एलोकेशंस होंगी उसी हिसाब से, उसी तनासब से सूबों में सूबाई असम्बलियों की भी जो है वो एलोकेशन होगी, वो उसी तादाद से बढ़ जाएंगी अगर मरदमशुमारी में अगर जो है वो तादाद बढ़ जाती है और जैसे नोटिफाई होती है। तो इसको अगर हम लेंगे तो आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 के तहत लेंगे जो कि मरदमशुमारी का जिक्र करता है, और मरदमशुमारी के बारे में उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इलेक्शंस होंगे वो आखिरी जो मरदमशुमारी नोटिफाई होगी उसके तहत जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उसके तहत होंगे। ठीक है, और अगर प्रोसेस बीच में है, असेंबली प्रोविंशियल असेंबली पहले तहलील हो गई, मरदमशुमारी ऑन प्रोसेस है और कौमी असम्बली ने बाद में जाके अपनी टर्म को पूरा करना है, तो इस बीच क्या पुरानी मरदमशुमारी पर ही, पुरानी हल्का बंदियों पर ही इंतखाब होगा? पुरानी जो मरदमशुमारी गजट नोटिफाइड होगी ठीक है, उसके तहत ही इलेक्शंस होंगे। ठीक है। अच्छा, जनरल साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, वो कहते हैं कि हर शहरी इस मुल्क का जो है ना वो मुहिब वतन है। जनरल साहब की बात को आपकी तरफ लाते हुए, तो फिर आज मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि हमने कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की, इमरान खान पर आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की, फवाद चौधरी पे जो मुकदमा हुआ है वो सबके सामने है, तो फिर ये मुकदमे क्यों होते हैं जब सारे ही मुहिब वतन है? देखिए, बात यह है कि सारे मुहिब्बत वतन है या नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है कि आइन का एक आर्टिकल 5 है, वो ये कहता है, मैं समझता हूँ कि वो न्यूक्लियस है आइन का, वो कहता है कि रियासत से वफादारी जो है वो तो हर शहरी का फर्ज अवलीन है, और आइन और कानून की पासदारी और उसकी ऑब्जर्वेंस जो है वो भी एक फर्ज है हर शहरी का। तो अब बात यह है कि अगर कोई पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता और उससे इनहराफ करता है तो वो तो जाहिर है कि वो तो मुहिब वतन नहीं है, वो तो पाकिस्तान के शहरी होने की भी जो है वो क्वालिफिकेशन को जो है वो पूरा नहीं करता। अब बात यह है कि इसमें फर्क करना होगा। एक चीज ये है कि एक आइन में एक चीज दर्ज है और कोई उससे इनहराफ करता है, उसको फॉलो नहीं करता, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। तो आर्टिकल 6 जो है उसकी तो बिल्कुल कॉनोटेशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो तो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो आइन को तोड़ेगा, उसको अबेयंस में डालेगा, उसको मुअत्तल करेगा या उसकी किसी शिक को मुअत्तल कर देगा, एब्रोगेट कर देगा, तो फिर या उसकी कोई इयानत भी करेगा, तो वो सारे जो है वो आइन से गद्दारी जो है वो मतलब, और गद्दारी की जो सजा है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत दी जाएगी जो कि कैपिटल पनिशमेंट है, उसमें सजाए मौत है। तो इसका ये मतलब नहीं है, मसलन अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराना जो है वो हुकूमतों का फर्ज है, वो अपने वक्त पे नहीं होते रहे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आइन की उस आर्टिकल को ऑन ऑब्जर्वेंस की वजह से उन पे आर्टिकल 6 लग जाए। तो ये हमें एक तफरीक करनी पड़ेगी, ये बड़ा टेक्निकल इशू है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जिस तरह की आपने बात की, तो फवाद चौधरी साहब की फिर जो गिरफ्तारी है उसके बाद उनकी जमानत आसान है, ये गद्दारी और बगावत के मामलात नहीं हैं?
देखिए बात यह है कि जब इस्तगासा कोई एक सेक्शन लगाता है ताज़ीरात पाकिस्तान की, तो उसकी फिर जुडिशल स्क्रूटनी जो है वो या मैजिस्ट्रेट कर सकता है या फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गद्दारी वाला जो है, ये जो बगावत वाला, गद्दारी और बगावत में फर्क है। अब शवाद चौधरी साहब के ऊपर जो एलिगेशन है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के साथ साथ उनका जो है वो बगावत का जो है वो भी इल्जाम लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बगावत का इल्जाम जो है वो दुरुस्त नहीं है। अगर इस पे कोई जुर्म बनता है प्राइमा फेशी तो वो सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है जो कि सेक्शन 506 है और वो भी उसका फर्स्ट पार्ट बनता है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो दूसरी जो शिक है वो शायद सस्टेन ना कर सके और अदालतें उसको जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। इमरान खान साहब ने जी वो एक कंट्रोवर्शियल स्पीच की थी जिसमें उन्होंने आईजी, डीआईजी और एक जज साहिबा के मुतालिक बातें की थी, तो उस पे इंसदाद दहशतगर्दी का जो है वो दफा लगा दी गई थी। लेकिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस इंसदाद दहशतगर्दी की जो दफा थी उसको हज़फ कर दिया था। तो ये फिर इस तरह की अगर दफात लगाई जाती हैं पुलिस की तरफ से या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की तरफ से, तो वो हमेशा जुडिशियल स्क्रूटनी के जो है वो बरहूने मिन्नत होती है। ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब, आपकी तरफ आते हुए आपने शाह खावर साहब को सुना है कि गद्दारी और बगावत में क्या फ़र्क है और फिर इस किस्म के मुकदमात का जो बैकग्राउंड होता है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि एक वक्त वो भी था कि जब उंगलियां उठाकर आप लोगों की तरफ इशारा किया जाता था और कहा जाता था कि आपकी फ़लानी फैक्ट्री में से वो भारतीय शहरी निकल आए, आपके जो घरों में मेहमान आ रहे हैं वगैरह वगैरह, आप पर भी ये इल्ज़ामात लगे। हम लोगों ने फिर इन इल्ज़ामात से सीखा क्या? जब सारे ही मुहिब वतन है और सिस्टम की इस्लाह के लिए बात करते हैं तो फिर ये गद्दार कहाँ से हो जाते हैं? देखिए जी, आप जरा बिटवीन द लाइंस पढ़ें उस सेक्शन को 124A जो है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ सकता हूँ। बड़े लॉ लॉरिएट बैठे हुए हैं, गाइडेंस भी हम इनसे ले सकते हैं। Whosoever by words it is spoken or written or by signs, by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the central or provincial government established by law shall be punished. आगे punishment है। This is all about this. इसको आप ये है causing। तो इसके तहत तो सबसे पहला पर्चा राना सना पे कर देते जब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि तुमने यहीं रहना है, तुम्हारे बच्चों ने भी यहीं रहना है। उधर से शुरू करते हैं फिर। नहीं, वो तो फिर कुछ करता तो आप करवा देते ना। आपको क्यों नहीं आपने दरखास्त दी? ये तो फैक्ट्री जो है उसने दरखास्त दी है, उसने जब सुना है टीवी के ऊपर। अब ये जो बगावत वाला हम कह रहे हैं, बेसिकली ये दो ऑफेंस हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड कॉजिंग डिसअफेक्शन एंड कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी गवर्नमेंट्स, ये है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप कह लें या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सेनेटर साहब आपने कहा कि किसी ने मेरी बात जी प्लीज सदीकी साहब जी मेरी बात सुने। और इसमें यह भी नहीं है कि इसकी डेथ सेंटेंस होगी, इसलिए इसको समझना चाहिए। हर बात को अगर किसी ने गलत ये लिख दिया है कि उसने बगावत की है, ये कॉजिंग डिसअफेक्शन एंड कंटेम्प्ट है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, तखफीफ मुजरमाना है, ये इसका है सारे का सारा मामला। और इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के, हाँ अलबत्ता अगर कोई बंदा इस किस्म की बात करता है हर रोज, तो कोई ना कोई तो रोकना चाहिए ना किसी को। नहीं मुझे आपने जुमला कहा कि टीवी पर सुना है, तो लोगों ने तो फिर टीवी पर नवाज शरीफ साहब की गुजरांवाला वाली तकरीर भी सुनी होगी और नवाज शरीफ साहब के लंदन से जो खुतबात थे वो भी सुने होंगे। नहीं, ये बिटवीन द लाइन जब आते हैं, लाइन के उस तरफ होते हैं, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं आप भी कर लेना इमरान खान पे, आपने क्यों छोड़ा हुआ है? नहीं, अगर आपको इतना फिक्र था तो आप जाके दरखास्त दे देते। नहीं, वो दरखास्त देने वाले तो हैं, आपको भी पता है दरखास्त देने वाले आ जाते हैं, अचानक मोबाइल पे देख लेते हैं या टीवी पे देख लेते हैं। बात हुई है, जिनके बारे में बात हुई उन्होंने तो दरखास्त दी नहीं है। आपको बड़ी फिक्र पड़ी हुई है। नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मेरा काम तो सवाल करना है। आपको मेरी फिक्र से बड़ी फिक्र है। बड़ी बात सुने ना मेरी। जी। अगर वो कहेगा हम आपके बच्चे मार देंगे तो क्या करेगा कोई? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने कहा यू विल हैव टू पे बैक। आप मीडिया वाले लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यू आर डूइंग सर, आप सही नैरेटिव बिल्डिंग कर देना, आप एग्रीवेट कर रहे हैं। आपने समझते हैं ना, आपको लॉ का पता है ना, इसकी स्टडी का पता है ना, आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा 124A सेक्शन। चले इमरान, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने कानून पढ़ के बताया, शाह खावर साहब मौजूद हैं, इसी कानून के तहत इमरान खान को पकड़ लें, क्यों नहीं पकड़ रहे?
तो आपके कहने से पकड़ना है, जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने फैसला करना सर है। हुकूमत आपकी है, फैसला किसने करना है? ये स्टेट के डिपार्टमेंट्स ने करना है, जो डील कर रहे हैं वो जब करेंगे उनकी मर्जी है। सेनेटर साहब, हुकूमत इस मुल्क में इस वक्त हुकूमत आपकी नहीं है। नहीं, आप टेढ़ी आर्गुमेंट करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। आप सीधी लॉ के मुताबिक। सर आप मेरे टेढ़े आर्गुमेंट का सीधा जवाब दे दें। अब्दुल कादिर बलोच साहब, मैं तो सिर्फ बुनियादी सवालात कर रहा हूँ। ये जो सेनेटर साहब ने गुफ्तगू की है, इसके तहत इमरान खान को भी पकड़ लें, वो भी तो धमकियां दे रहे हैं। कह दिया मैंने, जिन्होंने पकड़ना वो पकड़ लेंगे। आप जनरल साहब क्या खुशी होगी ये कराने से? आपको ये क्या खुशी होगी? मैं बताता हूँ, आपका बड़ा शौक है। जनरल साहब, आप प्लीज। सिद्दीकी साहब, आप मेहरबानी करके पार्टी ना बने। आप एक एंकर हैं, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं। आपने हमारी बातें सुननी है, हमने सिर्फ सुननी नहीं है जनरल साहब। आप बड़े काबिल एहतराम आदमी है। मैंने उन बातों के जवाब में आपसे सवाल भी तो करना है ना सर। फिर आप बोलते रहे, हमें तो बोलने नहीं देते। नहीं प्लीज आप बोलें। वहां पर आपको तमाम की तमाम सिद्दीकी साहब आपको चीजें बताई जा रही है, आप सुनने की कोशिश करें और आप पार्टी ना बने। आप किसी पार्टी के रुकन नहीं है। नहीं, मैं किसी पार्टी का रुकन नहीं हूं। मैं न्यूट्रल हैसियत में आपसे सवाल कर रहा हूं सर। डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। हम तो आपको न्यूट्रल आदमी समझ के आपके पास आ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, आप ये कह रहे हैं, मैंने ये क्यों बताया कि कोई गद्दार नहीं है भाई साहब? टिल सच टाइम इट इज प्रूव्ड अदरवाइज, everybody has got to be taken as a patriotic citizen of this country। हर आदमी को 22 करोड़ को जब तक ये साबित ना हो, और साबित होने के लिए बेशुमार ऐसे हैं जिनके खिलाफ ये चीजें साबित की जा सकती है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेपन्स उठाए हुए हैं, फौजियों की शहादतें पेश हो रही हैं, पुलिस की शहादतें पेश हो रही है, सियासी लोगों को मार रहे हैं, जजेस मारे जा रहे हैं, सब कुछ है। इसका मकसद ये नहीं है कि मैंने ये बात कह दी तो ये उस कैटेगरी में लिहाजा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई आदमी कुछ चीजें तो प्रूवन है, कुछ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में। जी सुने मेरे भाई, सहाफी भी इसमें शामिल है सर। सहाफियों को भी तो आप देखें, इस मुल्क में तो सहाफियों को भी गद्दार कहा गया। यार बात तो सुनो ना। जी जी। मैं ये कह रहा हूं, जब कोई चीज साबित हो जाएगा तो उस खिलाफ कानून वो जो है ना वो एक्शन में आ जाएगी। दूसरी बात जो वहां पर राणा साहब कह रहे थे, राणा साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब किसी जरूरी नहीं है कि कोई आप इनका मुकाबला कर ले। मैं और राणा साहब जवाब देने में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ द टाइम बेशुमार ऐसी चीजें हुई। इमरान खान के दौर में वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, चीजें छोड़ी गई और मामूली बातों के ऊपर एक्शन लिया गया। लोगों को बंद किया गया, खवातीन को बंद किया गया, साबिक प्राइम मिनिस्टर को बंद किया गया, साबिक सदूर को, सबको अंदर डाल दिए गए, लोगों को फांसियां भी लगी हैं, सब कुछ हुई है। वो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके ऊपर होता है कि वो कहीं एक्शन ले या न ले, कॉग्निजेंस ले या न ले। वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो केस बना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट किया और सारी की सारी कार्रवाई इससे आगे। इस वक्त 2 गवर्नमेंट्स आपके डिसॉल्व हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 सूबे में इलेक्शन करवाने हैं। 130 कौमी असेंबली के मेंबरान की उनकी रिजिग्नेशन हुई है, वहां पर उन्होंने इलेक्शन करवाना है। आप उसको धमकी देते हैं कि तुम्हारे बच्चों के साथ ये किया जाएगा, तुम्हारे साथ ये किया जाएगा। धमकी देने का मकसद क्या है कि आप हमें लाएं इलेक्शन में, आप हमें फैसिलिटेट कर ले, हम आ जाएं। ये एक अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं। अदरवाइज तो उनको खामोश रहना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए जैसे वो अपना ड्यूटी करना चाहते हैं। किताब के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, इलेक्शन लॉज के मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। अगर मैं आपको धमकी देना शुरू कर दूं तो इसका मकसद क्या है? नहीं सर, मैं हसास आदमी नहीं हूं। आप मुझे धमकी दे लें। मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हसास इदारा करार दे देते हैं। आपके साथी हैं पुराने। किस चीज को? मुस्तफा नवाज खोखर। इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है, उनकी जिम्मेदारी। लेकिन हम उसे आईनी और हसास इदारा करार दे देते हैं। इलेक्शन लॉज हैं, सब कुछ है इनके लिए और इनको प्रोटेक्शन हासिल है। बाय द वे इनका बाय नेम मेंशन्ड है सच कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो, जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हो। आर्म फोर्सेस के सीनियर कमांड के बारे में बातचीत, इट्स गिवन। अच्छा जनरल साहब, आपका इट्स नॉट फॉर द आर्गुमेंट में एक आपसे एक सादा सा सवाल करना चाह रहा हूं समझने के लिए। आपने भी कहा कि स्टेट जो है, ये जो हुकूमत वक्त होती है, वो मामले की जो ग्रेविटी है, उसकी डेंसिटी है, उसको देखते हुए डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें बच जाती हैं और छोटी चीज़ों पर गिरफ्त हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? ये एक आम शहरी का सवाल है कि जब स्टेट है, कानून है, बाय द बुक सारी चीजें हो सकती हैं, तो फिर वो बड़ी चीजें कैसे छूट जाती हैं? उस टाइम पे कबूतर की तरह बंद कैसे हो जाती हैं? सिंपल सा जवाब है, इसलिए हर 5 साल बाद जो ना इलेक्शन किए जाते हैं।
सिंपल सी बात है, मिड टर्म जो ना ये क्या कहते हैं आपको, नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया जाता है, गवर्नमेंट को पैक की जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज को सही तौर पर अकॉर्डिंग टू द बुक परफॉर्म नहीं करती है, वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। हर इलेक्शन से पहले लोग जिस वक्त अपना मंशूर ले जाते हैं पब्लिक के सामने, वो जन्नत का वहां पर समाज जो है ना उसकी एक सिनेरियो पेश करते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, और एंड ऑफ द डे 5 साल के बाद 10-15% से ज्यादा अचीवमेंट नहीं हो चुकी होती है। फिर नए लोग आते हैं, नया प्रोग्राम अपना पेश कर देते हैं। प्रोग्राम ये नहीं है कि मैंने कोई बात कर ली तो 100% पूरी है। और ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का प्रोसेस जारी रहता है। जो लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं उनकी छुट्टी हो जाती है, नए लोग आ जाते हैं, वो अगर डिलीवर कर लेते हैं। शाह खबर साहब, आप जनरल साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, इसी में आप जरा नुक्ते का इजाफा कर दें कि क्या ये मुमकिन है कि कभी नरम तो कभी गर्म वाला हिसाब हो, ये गुंजाइश है? देखिए जी, गरम मैंने नहीं कहा, बाय द वे आप गलत पेश कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को जरा रिफ्रेश करके पेश कर रहा हूं, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। जी शाह साहब, आपको हक नहीं पहुंचता है मेरे बात को अपनी मर्जी के मुताबिक। ये एक तरीका है परफॉर्मेंस का, एक आदमी फेल हो जाता है, डर वो गर्म नहीं है कि कभी ठीक करता है कभी खराब करता है। चले, जो जनरल साहब कह रहे हैं शाह साहब आप उसका जवाब दे दें, क्या ऐसा मुमकिन है? मैं कह रहा हूँ भाई मेरे सिद्दीकी साहब, मैं ये कह रहा था कि मैं अगर अच्छा आदमी नहीं हूँ, परफॉर्म नहीं करता तो मेरी परफॉर्मेंस बुरा ही रहेगा, एंड में मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि कभी मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा फिर बाद में मैं सो जाऊंगा और लूटमार शुरू करूंगा, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा और मैं फरिश्ता बनूंगा। आई डिडंट से दैट। नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो आपने जो एक्शन की डेफिनेशन बताई है, मैं वो जरा शाह खबर साहब से समझना चाह रहा हूँ। जी शाह खबर साहब। जी देखिए, जनरल साहब का अपना एक व्यू पॉइंट है, और जनरल साहब जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं उसमें वाकई यही लिखा हुआ है। जैसे उन्होंने सेक्शन 124 जो पढ़ा है उसमें बिल्कुल यही है कि कोई भी शख्स जो कि हेट्रेड कॉज करेगा या डिसअफेक्शन जो है वो कॉज करेगा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो कि लॉफुली कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है, तो उस पर वो दफा लगती है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये गालबन 1898 में बनी थी ये, और उस वक्त कॉलोनियल दौर था, अंग्रेज ने ये जो है पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो बनाई थी, और उसमें एक चैप्टर का इजाफा किया गया था, वो था ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, और ये दफा शुरू होती है 120 से लेकर ऑनवर्ड, जिसमें 124 भी है। अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें और अगर आप इसको अगर इंडियन पीनल कोड जो कि असल उसका टेक्स्ट था, जहां पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र है, वहां पे क्राउन का जिक्र था कि क्राउन के साथ कोई डिसअफेक्शन या अगर हेट्रेड क्रिएट करेगा कोई, तो वो फिर सेडिशन जो है उस पे वो जो है वो सेक्शन लगेगी। अब हुआ ये है कि जब पाकिस्तान बना तो जब ये तमाम एक्ट्स को, लॉज को जो है अडॉप्ट किया गया, तो उसमें इंडियन पीनल कोड को भी अडॉप्ट कर लिया गया, और उसमें जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का चैप्टर है उसको उसी तरीके से रहने दिया गया जो आज तक अभी भी है। मैं ये समझता हूं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें तहरीर और तकरीर की और इजहार राय की आजादी है, गो के उसमें भी लिखा हुआ है कि वो भी रिस्ट्रिक्शन उसमें है कि वो सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए उसको अगर इन जक्सटापोजिशन विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का जो चैप्टर है उसको देखें, तो वो उस पर कन्फ्लिक्ट कर जाता है। तो इसमें मैं समझता हूं कि किसी भी हुकूमत ने या किसी भी पार्लियामेंट में इसमें तरमीम करने की जो है वो जहमत गवारा नहीं की। उससे जाहिर ये होता है कि उस वक्त कोई भी क्राउन के अगेंस्ट अगर नफरत फैलाता था या डिसअफेक्शन शो करता था, तो उस पे फिर बगावत का मुकदमा बनता था। तो दिस लॉ हैज टू बी चेंज। लेकिन जनरल साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर ये लॉ अभी मौजूद है, इट स्टिल होल्ड्स द फील्ड, तो उसकी डेफिनेशन में जो भी आएगा उसके खिलाफ मुकदमा बन जाएगा। लेकिन बहरहाल इसको रिव्यू करने की और इसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश है। लेकिन बहरहाल पहले नैब में तरमीम हो रही हैं, नैब कवानीन में ये जो 1800 का कानून है इसमें अब तक तरमीम क्यों नहीं हुई, और दूसरा ये सियासी क़ुव्वतें एक पर बैठ के बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अलवी साहब बताते हैं 1.5 माह से हुकूमत खामोश है, इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये क्या हो रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे मौजूद मेहमानों से एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं जाते जाते ब्रेक में ये सवाल छोड़ के गया था कि एक तो ये सियासी क़ुव्वतें आपस में बैठ के बातचीत करने के लिए आखिरकार तैयार क्यों नहीं हैं,
और ये जो फिर मैंने वो नरम गरम की बात की तो जनरल साहब बुरा मान गए थे, लेकिन जनरल साहब नरम गरम का मामला ये है कि जहाँ पर तरमीम की ज़रूरत है वहाँ हो नहीं रही, और जहाँ आप ज़रूरत महसूस करते हैं या हुक्मरान ज़रूरत महसूस कर, चलें आप नहीं, हुक्मरान जहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं वहाँ वो तरमीम कर लेते हैं और रातों रात भी हो जाती हैं। ये आप इमरान खान साहब से मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे सेनेटर साहब? वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आप 1.5 माह से खामोश हैं, सदर साहब को कोई जवाब नहीं दे रहे, नाराज़गी है कोई शदीद? नहीं, आप मेरा ख्याल आपको मीडिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। सदर साहब तो सर मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। बात सुने, हाँ तो करें ना, आप आए सामने, आप मीडिया में एक पावर है, जरूर है, मीडिया आके कहे। बात ये है कि सर इसके टीओआर अभी ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं, चलें। इसके टीओआर क्या है, कैसे मैं उनसे क्या बात करूं? टीओआर है कि अपने जहनों की कैफियत को बदलें, ओके, अपने इरादों को बदलें, अच्छा, और जो धुंधल का है उसको साफ करें, अच्छा, नेगेटिव को साफ करें, जबान को दुरुस्त करें, डिक्शन को इम्प्रूव करें, मुहावरे को इतना गलत न इस्तेमाल करें जिससे जाहिर हो कि तहजीब और तमद्दुन का कोई ताल्लुक है हमारे साथ। जब हम बात करते हैं, जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने ही राइवल्स के लिए या कुलीस के लिए, अल्फाज के चॉइस को जो है वो बेहतर बनाया जाए। सही है। जब आप जुबान से कहते हैं ना, ये सारी बातें तो कासिम अली शाह साहब भी कर रहे होते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ वो इंतखाबात की बात कर रहे हैं, आप उनसे बात करेंगे या नहीं करेंगे? जब तक आप ये नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो आप गालियां जहाँ दिन रात होती हों तो वहाँ आप मुज़ाकरात कर लेंगे सिद्दीकी साहब। और गए, हमारे बंदे गए हैं, प्रेसिडेंट को मिले हैं, हमारे लोग मिले हैं, कई मीटिंग्स हुई हैं। जब वो प्रेसिडेंट साहब यहाँ आते हैं तो ये उनको एक तरह से दबा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। अगर इंटेंशन हो तो कल पार्ले शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कल नहीं, अगर खान साहब ये जो आप बातें कर रहे हैं इनको मान लेते हैं और फिर वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा, ये करूंगा, तब तो बात हो जाएगी। छोड़ने इस बातों को, किस तरफ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो? तो पूछ रहा हूँ आपसे, यही तहजीब है ना सर, आपने सियासी कल्चर, हमने तो यही आप बातें करते हैं, ये तहजीब है, इसी तरह की आप लोग बातें करते हैं। सर मैं तो आपको आपके लीडरान के बयानात बता रहा हूँ। पुरानी बात थी, मैं तो आइंदा के लिए कह रहा हूँ कि अच्छा वो पुरानी बात है, ठीक है, और अपने अखलाक को दुरुस्त करें। आप लोग जो तो खान साहब की भी पुरानी बातों को भूल रहे हैं ना, नहीं है, आप तीली ना लगाएं। सर मैं तीली नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा काम तीली लगाना नहीं। आप खान साहब की पुरानी बातों को भूल रहे हैं ना। You need to be trained in conducting these events. सर डेफिनेटली आप कोर्स शुरू करवाएं, आई विल बी देयर। आप कोर्स शुरू करवाएं, आई विल बी देयर। बट मुझे आप ये समझा दें कि आपके जो लीडरान के बयानात हैं माजी के, वो माजी का हिस्सा है, लेकिन खान साहब जो आज बात कर रहे हैं वो माजी नहीं है, वो हाल है। आपने आटे की बात की थी, सुन ले आप आटे की बात। आपने अभी तक नहीं स्टडी किया। आटा जो है ये सारे का सारा सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। मेरी बात सुन ले। कपड़े बेच के सस्ता करने के लिए भी किसी ने कहा था सर। फ्लावर मिल्स जो, देखो ना, आप पुठी बात करते हैं ना, जो करते हैं फ्लावर मिल्स जो हैं वो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में होती हैं। गो डाउन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। होर्डिंग को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रोकना होता है, स्मगलिंग को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रोकना होता है। देखें, मेरी बात सुने, हम जब देखें, हम भी फील्ड में रहे हैं, लाखों टन गंदम बरामद कर लेती थी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी। लाखों टन गंदम जो है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं, मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ भी आ रहा हूं। अच्छा, सेनेटर साहब को पूरा लाखों टन गंदम रिकवर कर लेती। आप मुझे बताएं, एक मन गंदम कहीं से होर्डिंग से निकाला है इन्होंने? जो लोग गंदम को छुपा के बैठे हुए हैं, किसी को पकड़ा है? आप क्या बातें कर रहे हैं? जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ उनके जो लीडर्स हैं गालियां देने पे लगे हुए हैं, तो काम क्यों नहीं खराब होगा? आप इस पे भी फोकस करें ना। आपकी कहाँ गई वो मार्केट कमेटी जो रेटों को चेक करती थी? आपने कभी देखी है को मार्केट कमेटी काम कर रही? जनरल साहब, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, ठीक है, बिल्कुल ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सेनेटर साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जनरल साहब को एंगेज कर लूं। जनरल साहब चाह रहे हैं कि मैं जनरल साहब सीनियर आदमी है, चाह रहे हैं कि मैं मैच्योरिटी का मुजाहरा करूं। जनरल साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? स्टूडियो में प्रॉब्लम। देखो वो अपना अबैदुल्लाह, वो जनरल साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर लेते हैं। जो हमारे सीनियर हैं, जी बिल्कुल, बड़े बाइज्जत जनरल है। आपने बात करने से पहले सोच के बात करनी, वैसी बात ना कर बैठना। नहीं मेहरबानी। मैं तो आप तमाम अहबाब के साथ बड़ी इज्जत से पेश आ रहा हूँ, और मैं एक सहाफत और सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ।
और सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आपने मुझे कह दिया मैं तीलियां लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं बड़े एहतराम से पेश आ रहा हूँ सर, और मैं एहतराम से पेश आऊंगा। कोई रेफरेंस, कभी कोई रेफरेंस, मैं एहतराम से सर, मैं आपको आइंदा की बात करो सर, आप आइंदा की बात करो। सेनेटर साहब, मैंने आपसे यही पूछा ना सेनेटर साहब, देखें आप मेरी बात को तो पकड़ रहे हैं, आपसे मैंने पूछा आइंदा क्या करना है, आप बता दें मुझे। मैंने बता दिया आपको। नहीं, आप मुझे बता दें, इमरान खान से बात करने के लिए वो तहजीब का और अखलाकियात का दर्स ले लें, उसके बाद आप उनसे बात करेंगे। इलेक्शन की तारीख देने के लिए आप तैयार हैं उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। इलेक्शन की तारीख इसके बाद आप देने के लिए तैयार हैं? हमारी लीडरशिप ने कितनी दफा कहा था कि आए हम बैठ जाएं या नेगोशिएट, पार्लियामेंट टेबल्स पे मसले हल हो जाते हैं। इलेक्शन की जो डेट है वो भी एडजस्ट की जा सकती है, एक हरफ आकर नहीं है। ये आपको याद नहीं कितनी दफा इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात की थी। और जो मुकदमात हैं जिन्हें वो सियासी मुकदमात कह रहे हैं, उन पर भी नजरसानी हो सकता है उनके लिए, अगर वो तहजीब और नहीं, उसमें कोई ऐसा नहीं, हर मुकदमा मेरिट पे होगा। हाँ। ये बात नहीं कही जा सकती। ठीक है, अगर मेरिट पे सच्चे जनरल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है जनरल साहब? जी आ रही है सर। आप गुफ्तगू फरमा रहे थे अभी, सेनेटर साहब आपने शायद उसके कुछ हिस्से नहीं सुने होंगे। इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए वो ये कह रहे हैं कि 1.5 माह से वो तो तैयार हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से खामोशी है। क्या सियासतदानों को लकीर खींचते हुए, मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए एक मेज़ पर आ नहीं जाना चाहिए, और जो अपने ग्रीवियंसेस हैं उन्हें दूर नहीं कर लेने चाहिए? देखिए जी, मैं तो प्रेसिडेंट साहब को आज हमने सुना जिन्होंने ये बात की, बुनियादी तौर पर तो इमरान खान साहब को सुनते रहे हैं, जो ये कहता रहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन इनके साथ, इन चोरों के साथ, इन फलान के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, इनसे हाथ मिलाना अपनी बेइज्जती समझूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये तमाम चीजें जो रिकॉर्ड पे हैं, जो मीडिया में आ चुके हैं, जो लोग जानते हैं, वो इमरान खान साहब की वो स्टांस है। और यहाँ पर दरमियान में ये बातें, र्यूमर्स गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खुद तो नहीं बैठूंगा, मैं प्रेसिडेंट साहब को कहूंगा कि वो बैठ के इनसे बात करें। फिर साथ एक और बात भी पहली, वो ये है कि जी वो दूसरे लोगों को, अपने पार्टी के दूसरे लोगों को कहेंगे वो बैठे और बात करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खान साहब अपनी बातों से फिरते भी थे, उन्होंने जिसको सबसे बड़ा डाकू का उसको वजीर आला भी लगा दिया, तो वो शायद भाई मैं ये बात नहीं करूंगा, ये जो कुछ भी है वो आपकी मर्जी है, किसी को डाकू कहें या ना कहें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन खान साहब ने कहा, खान साहब बेशुमार बातें कहते रहे हैं, अभी इस चीज को कैसे हम यकीन कर ले। आज बात आई हुई है, वो कहते हैं जी 1.5 माह से हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसी बात है जो सामने आ गई है। अभी प्रेशर मीडिया की तरफ से बिल्ड हो जाएगा, लोगों की राय भी आ जाएगी, मेरी आपकी, जैद की, बकर की, और फिर मजबूरी आ जाएगी, गवर्नमेंट को कंपेल किया जाएगा कि वो बैठ के बातें करे, और बात करना चाहिए उनके किसी भी मसले के बारे में, किसी भी मसले के बारे में बात करना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी क्या हकायक क्या है मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अभी आ जाएगा। आज प्रेसिडेंट साहब ने ये जो बात की है, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा, वो सामने होगी। तो फिर आपने कहा गवर्नमेंट को कंपेल किया जाएगा, एक प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, तो इस प्रेशर की जरिए हुकूमतों को चलाया जाए, ये बेहतर है, या फिर हुकूमतों को अपने फैसले अरे मेरे भाई आप राय आमा की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को गलत नहीं समझा। जी जी, ओ मेरे भाई, ये इसलिए ये आपके चैनल क्यों चल रहे हैं? ये आपको वहां पर बुलबुल की तरह बोलने की किसने प्रिविलेज दी है? इसीलिए ये तमाम कोई किसी को तितली कहता है, कोई किसी को बुलबुल कहता है। ओ भाई, ये ठीक है, वो स्टेट क्राफ्ट का ये हिस्सा है। गवर्नमेंट को सही डगर पे चलाने के लिए, उनको सही लाइन पे रखने के लिए, उनसे डिलीवर करवाने के लिए, उनको रिजेक्ट करवाने के लिए, अगर वो नालायक है और डिलीवर नहीं कर सकते, ये तमाम की तमाम मीडिया का भी रोल है, जो अपोजिशन का भी वहां पर रोल है, गवर्नमेंट के थिंक टैंक्स का भी वहां पर रोल है, और बाहर के मुल्क आपके फॉरेन के पॉलिसी का भी इसमें बड़ा हिस्सा होता है, बहुत कुछ होता है। ये वो तमाम चीजें स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये चीजें हो जाती हैं, हर चीज परफेक्ट नहीं होता है मेरे भाई, 2+2 नहीं होता है। ये सियासत है, ये लोगों की राय से मुतालिक है। इमरान खान साहब कितने यूटर्न लेते रहे। वो कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ब्यूटी है गवर्नमेंट रन करने का, इसका व्यू पॉइंट है। मैं तो कायदे आज़म ने भी कितने यूटर्न लिया, बड़ा लीडर होते हुए जो यूटर्न ले, लेकिन उनका एक व्यू पॉइंट है। वो ये कहते हैं कि बड़े लीडर का ये हिसाब किताब है, अच्छी बात है, वो कह रहे हैं तो ही बिलीव्स इन दैट वे, आई डोंट बिलीव इन इट। उसका व्यू पॉइंट है, मेरा अपना व्यू पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी पब्लिक ने जज कर रहा है कि मैं सही हूं कि वो सही है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आपकी इजाजत से शाह खबर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाह साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। अच्छा, एक तो ये बता दें कि बार बार ये नुक्ता उठाया जा रहा है कि इंतखाबात को, यह जो निगरान सेटअप है, इसको तूल देने का कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है, तो ये रास्ता निकलेगा कहाँ से? ये क्या मुमकिन है?
देखिए, बात यह है कि वैसे तो इसमें बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा ऐसा कि, क्योंकि ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जो सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं उसमें निगरान हुकूमतें आ चुकी हैं, उनका मिशन जो है वो भी आईनी तौर पर पाबंद है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर वो सूबाई असम्बलियों में जो है वो इंतखाबात करवाए और उनको नोटिफाई करे। तो एक चीज़ देखें, मैं आपको बताऊं कि कौमी असम्बली के हवाले से एक प्रोविजन मौजूद है आइन में, वो तब है कि जिस वक्त मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई हो, वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो उस सूरत में एक कानून के जरिए जो पार्लियामेंट पास करके उसमें 1 साल के लिए कौमी असम्बली की जो है वो मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सूबाई असम्बली के लिए ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि आइन में ये बिल्कुल है कि जो कौमी असम्बली की जो 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 एलोकेशन है सीटों की, वो सूबों में भी और फेडरल कैपिटल में आबादी के तनासब से जो है वो की जाएंगी, और वो एलोकेशन जो है वो लास्ट जो सेंसस हुआ है, जो मरदमशुमारी हुई है, उसकी बेसिस पे होंगी। तो एक तो जी ये भी दी जा रही है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नई मरदमशुमारी करने जा रही है, वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर जो उसको जो मरदमशुमारी नोटिफाई होगी उसके तहत फिर नई डिलिमिटेशंस होंगी कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, और फिर ये इलेक्शन होगा। ये मैं समझता हूँ कि लाजिम नहीं है। आइन ये कहता है कि जो इलेक्शन होने हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बलियों के, वो आखिरी जो नोटिफाइड जो सेंसस है, मरदमशुमारी है, उसके तहत होने हैं। इस चीज का इंतजार नहीं किया जा सकता कि नई मरदमशुमारी होगी इसमें तो फिर मुख्तसरन नई ये नुक्ता ऐड कर दीजिएगा, मुआशी चैलेंज जवाज हो सकता है किसी सूरत या नहीं, बस मुख्तसरन। मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं है कि अगर मुल्क के मामला चलाए जा रहे हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। हम कर्ज लेकर भी आए। ठीक है शाह साहब, तो ये कोई मेरा ख्याल, मरियम नवाज साहिबा भी लंदन से रवाना हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो सेनेटर साहब से ज़रा मैं पूछ लेता हूँ कि उनकी आमद के बाद मुस्लिम लीग नून का जो सियासी प्लान है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो क्या है, क्या तब्दीलियाँ होंगी। मरियम नवाज साहिबा के आने के बाद सेनेटर साहब क्या नक्शा है, क्या सूरत हाल है, क्योंकि उनके इस्तकबाल की तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं, आने के बाद होगा क्या, चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा करेंगी क्या मुस्लिम लीग नून के साथ? उसको ऑर्गेनाइज करेंगी। अच्छा। पहले से बेहतर ऑर्गेनाइज करेंगी, पब्लिक को मोबिलाइज करेंगी, जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको गाइड करेंगी। अच्छा। पब्लिक को इंस्पायर करेंगी, अपना जो रिन्यूड मैनिफेस्टो और प्रोग्राम आवाम को देंगी। हाँ। और मुख्तलिफ जो तबकात हैं सोसाइटी के, उनके साथ कांटेक्ट करेंगी। अच्छा। उनको एड्रेस करेंगी, उनकी बात सुनेंगी, अपना लाहे अमल तैयार करेंगी। शी इज़ एन एनर्जेटिक एंड कैरिज्मेटिक लीडर, शी इज़ एन एसेट फॉर द नेशन। उसने तकलीफें भी बड़ी उठाई हैं सारे प्रोसेस में, तो शी विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सर्विस ऑफ द नेशन, और इससे चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और आपका कोई सवाल? अब सेनेटर साहब, मेरा एक सवाल है, आप हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब चचा हैं मरियम के, बयानिया क्या है मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के लिए? क्योंकि इस वक्त 2 आवाज़ें आ रही हैं, उसमें से कौन सी आवाज़ तवाना हो जाएगी? आप बताएं कौन सी 2 आवाज़ें? एक तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बातें कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब वाले मामलात हैं। वो क्या मामलात हैं सर? एक तबका वो है जो नाम लेकर अब लोगों को पुकार रहा है, एंटी जुडिशरी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और दूसरे वो हैं जो मुफाहमत पर यकीन रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन हमेशा होता है पार्टीज में, जो इख्तिलाफ राय है। लेकिन सर इलेक्शन में तो एक बयानिया जाएगा ना, वो कौन सा होगा? आएगा, एक ही जाएगा बयानिया में, आपको थोड़ा बताना है जब आएगा। जब मुझे ना बताएं, कौम को बता दें, लोग आपको सुन रहे हैं। जब लीडरशिप जो है बताएगी आपको, वो बयानिया आएगा। अब मैं पहले ही आपको बयानिया बता दूं जिसके ऊपर काम हो रहा है, कौन सी बात। हाँ जी, सरप्राइज होगी ना आपके लिए, सभी के लिए सरप्राइज होगी। इट विल बी ए कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव, वेरी कंस्ट्रक्टिव, फ्यूचरिस्टिक नैरेटिव। और बताइए सिद्दीकी साहब। नहीं सर, मैं जनरल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ, आप अपना सरप्राइज अपने पास रखें। जी नहीं, आपको शौक पड़ा है ना जी। सर मेरा काम है सर सवाल करना आप लोगों से। मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा इल्म के मोती समेट सकूं, मेरी ये बुनियादी कोशिश है। सिद्दीकी साहब, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे बात, प्लीज बोले, फिर मुझे जनरल साहब को भी इंगेज करना है। हेलो जी शाह साहब, मैं अगर कुछ अर्ज करूं सिद्दीकी साहब। जी
जी जी प्लीज कीजिए शाह साहब। हाँ देखिए, मैं ऑन द लाइटर नोट, आज जो है ना आप बड़ी मुश्किल में है। आपके सामने जो है एक रिटायर्ड जनरल है जो कोर कमांडर रहे हैं, और दूसरे जो है वो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रहे हुए, दोनों यूनिफॉर्म्ड है। तो सर मुझे तो जब जनरल साहब ने इमेच्योर भी कह दिया ना, मैंने तो उसको भी एक मेडल की तरह अपने सीने पर सजाया। जनरल साहब आप मुझे कह सकते हैं, कोई मसला नहीं सर, लेकिन मैं कह सकता हूँ इसलिए कि आप अपना पर उम्र में कोट करें। बिल्कुल मैं ये आपको ऑफ एयर बता दूंगा। ये मैं आपको ऑन एयर नहीं बताता उमर। आप बाय द वे आप हमारी बातों को पॉजिटिव ले लें। नहीं सर, मैंने कोशिश की कि पॉजिटिव डिबेट है। अच्छा जनरल साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप बोले। मेरे उम्र को पहुंचोगे तो माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे आप। चलें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, उससे पहले ही सीखने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके क्या आखिर में जाके ये सब कुछ पता चलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि नून लीग अगर ये बयानिया लेती है जो मियां जावेद लतीफ साहब जिसका इजहार कर रहे हैं, तो फिर ये पीडीएम इत्तेहाद के लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। आपका बयानिया क्या है? अरे मेरे भाई, ये बातें प्री मैच्योर हैं। ये बातें उस वक्त की जाती हैं जिस वक्त इलेक्शन का अनाउंस हो जाता है। एक चीज है पंजाब में सर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें बयानिया दिए जाते हैं। पंजाब केपी में इलेक्शन हो रहे हैं, करेंगे कि मोहसिन नकवी उनका बयानिया है कि वो उन्होंने उसकी गवर्नमेंट उतारी है। नहीं वो तो अमेरिका से शुरू होकर मोहसिन नकवी पे आ गए। काफी टाइम रहता है। उस वक्त जिस वक्त मैनिफेस्टोज आ जाएंगे, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, उस वक्त पर पार्टियों के आ जाएंगे बयानिया। चले तो यानी सारों ने ही अपने मैनिफेस्टो को जो है वो सरप्राइज रखा हुआ है। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर साहब मैं चाहता हूँ आप इसी तरह मुस्कुराते हुए जो है वो मेरे शुक्रिया को कबूल करें। शाह कावर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी कि इमरान खान को अगर बातचीत करना है तो उसके लिए उन्हें पहले तमीज़ सीखना होगी, उन्हें रिवायात का ख्याल रखना होगा, उन्हें ओए तोए का जो कल्चर है उससे परहेज़ करना होगा। और मईशत के लिए सेनेटर साहब कहते हैं कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 माह मुश्किल होंगे लेकिन उसके बाद यहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा, रावी चैन ही चैन लिखेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।